रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आप सभी के साथ इस वक्त नेहा बनी है। शो चल रहा है आप सभी के साथ यूके सनराइज मेंटल हेल्थ, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है और जिससे शायद लोग अक्सर बात करने से थोड़े डरते हैं। तो इस पर बात करना ज़रूरी हो जाता है, अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेंटल हेल्थ से ही रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। कई सारी बातें आज हमें जानने को मिलेंगी डॉक्टर साहब से। तो आपको बता दूं कि डॉक्टर पवन शर्मा, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं उनसे। हेलो सर, स्वागत है आपका रेडियो खुशी 90.4 एफएम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, और मेरी तरफ से आपके सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। नमस्कार सर। और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि अभी हाल ही में आपको आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया है, तो उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी, ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। तो सर, जैसे अब थोड़ा सा मुद्दे पर आते हैं। हमारी जो बात होगी आज मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होगी और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर विषय है। तो मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो आज का यही है कि ये जो अवसाद लोगों में बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, क्या रीज़न इसके हैं? जी, आपने ये सवाल जेन्युइन पूछा है, जो कि आजकल हर कोई कहीं ना कहीं इसी ट्रबल में फंसा हुआ है जी। और सबसे ज्यादा परेशानी इसमें आ रही है लोगों के अकेलापन की वजह से। अंतर क्या हो रहा है कि लोग हमेशा सोचने लगे हैं कि मेरे लेवल का कोई और है नहीं जिसके साथ मैं बात कर सकूं या कनेक्शन रख सकूं। जी। तो इस चक्कर में वो अकेलापन रहते हैं और हर प्रॉब्लम या हर कोई ट्रबल जो भी उनके सामने लाइफ में आती है वो उसका सोल्यूशन अकेले ही ढूंढना चाहते हैं। जी। और उस अकेलेपन में वो अपने लिमिटेड नॉलेज के साथ जब काम करते हैं तो कई बार एक परेशानी और ज्यादा बढ़ा लेते हैं बजाय किसी की मदद लेने के। तो ये अकेलेपन की वजह से ये डिप्रेशन बहुत लंबे समय तक कोई एक सैडनेस का रूप होता है। आमतौर पर एक दुख आ जाता है हमारे पास और वो दुख अगर लंबे समय तक चलता रहे तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जी। तो इसलिए लोग यहाँ पर डिप्रेस हो रहे हैं और कई बार बहुत ज्यादा नुकसानदायक कदम भी उठा रहे हैं। बिल्कुल सर। सर, यहाँ पर एक और सवाल है। अब यहाँ पर डिप्रेशन की बात आई है तो आजकल लोगों की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है और लोगों ने अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि इनको अलग अलग रखना चाहिए या फिर मिक्स कर देना चाहिए, और ऐसे में थोड़ी कन्फ्यूज़न उनको रहती है। और अभी हाल ही में कोलकाता में शायद से वहाँ का एक इंसिडेंट है कि एक एम्प्लॉय ने जो है सुसाइड कर लिया था, इतना ज़्यादा प्रेशर काम का उस पर था। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये तो एक मीडिया में सामने आ गया तो पता चल गया जी। अन्यथा वो आपको ये बता दें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आमतौर पे अपनी वर्क लाइफ के साथ में प्रोफेशनल लाइफ की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और उसके चक्कर में उनकी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप सारे खराब हो चुके होते हैं। जी। क्योंकि लोगों के साथ कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि जब वो कोई पद या पोस्ट या ओहदा लेते हैं किसी कंपनी में जी। तो वो उसकी आइडेंटिटी को अपने साथ पहचान लेते हैं। जैसे मैं किसी का जीएम हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं सीईओ हूँ। जी। तो इस चीज को लेकर के वो अपनी पर्सनल लाइफ यानी व्यक्तिगत लाइफ में भी वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत लाइफ में वो कहीं ना कहीं किसी के पिता है, पति है, भाई है, बहन है। वो इनको छोड़ करके वो अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को अपना आगे रखते हैं और वो चाहते हैं कि जैसे मेरे साथ ऑफिशियल बिहेव होता है वैसे ही मेरी लाइफ में हर जगह हर एस्पेक्ट्स में बिहेव हो। जी। तो इस तरह से संतुलन न बनाने की वजह से वो बहुत हावी हो जाता है और वो चीजें जब उनके मन मुताबिक नहीं होती हैं तो वो कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिसमें उनको लगता है कि मेरी आइडेंटिटी क्राइसिस। जैसे उनकी आइडेंटिटी अगर सीईओ या मैनेजर की है और आम जीवन में उनको कोई इस तरह का सम्मान या स्तर नहीं दे रहा होता है तो उनको एक फीस लगती है कि मेरी बेइज्जती जो हो गई, मेरी इंसल्ट हो गई है। जी। और इस पोजीशन को वो शायद कई बार कोप अप नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो कई बार बहुत नुकसानदायक कदम उठाते हैं ताकि उनके जो प्रोफेशनल लाइफ है वो तो भी और खराब होती है, उसके साथ साथ व्यक्तिगत रिश्ते भी खराब होते हैं। जी। और इसी तरह से आमतौर पर देखेंगे कि लोगों की पारिवारिक लाइफ बहुत खराब हो रही है, चाहे वो हो, चाहे वो माता पिता के रूप में बच्चों के साथ हो और चाहे वो एक सामाजिक लाइफ क्यों ना हो। जी। तो यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो पर्सनल लाइफ है उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? एक हम लोग में टेक्निक होती है जिसको हम स्विच ऑन स्विच ऑफ टेक्निक कहते हैं। यानी जब आप प्रोफेशनल एंड पे पहुंचे तब आप अपने आप को प्रोफेशनल स्विच ऑन कर लें जी। और जब आप प्रोफेशनल स्विच वहां से जाने लगे, प्रोफेशनल एरिया को छोड़ने लगे, उस प्रेमाइसेस को छोड़ने लगे या उस जगह को छोड़ने लगे तो आप स्विच ऑफ करके एक नॉर्मल इंसान की तरह से बाहर आ जाएं। जी। क्योंकि अब आप एक पारिवारिक जीवन जीने जा रहे हैं।
कि हम लोग अपने जो भी प्रोफेशनल प्रॉब्लम होती है उसको साथ हम लेके चलते हैं, घर तक लाते हैं, घर में बैठ करके परेशान होते हैं और बाकी लोगों के रिलेशनशिप को भी खराब करते हैं जी। तो वो स्ट्रेस हमारे लिए कंटिन्यूअस चलता है। और ये सबको समझ लेना चाहिए कि जब तक व्यापारिक परेशानी कोई होती है घर में लाए तो वहाँ सुलझता नहीं है, वो सुलझती वापस उस माहौल में जाकर के ही है जी। तो बेहतर होगा कि आप उतने समय के लिए रिफ्रेशमेंट की तरह से अपने घर में रिचार्ज हो, अपने रिलेशनशिप में बात करें और आसान रहें। और अच्छी चीजों को जब इन्वॉल्व करेंगे तो आपके माइंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको शायद प्रोफेशनल लाइन में पूरे दिन में नहीं मिला है वो शायद दूसरे दिन आपके काम में जाते ही तुरंत मिल जाए, क्योंकि तब तक ब्रेन आपका रिलैक्स हो चुका होता है और वो ज्यादा प्रोडक्टिव मोड में आ जाता है जी। एक और सवाल मेरा है कि अभी हाल ही में या फिर कल की ही बात करें, मसूरी में एक ऐसा किस्सा आया है, बात सुनने को मिली है कि एक 22 साल के युवक ने मतलब जो फीमेल का गेटअप होता है वो पहन के सुसाइड किया है। तो ये ऐसी चीज़ें ये पहली बार नहीं हुआ है उत्तराखंड में, एक केस शायद से पंतनगर का है, पहले भी ऐसा हो चुका है। तो ये क्यों होता है और कैसे लोग वो होते हैं जो इस तरह के स्टेप्स लेते हैं? जी, आपने ये बहुत ही गंभीर सवाल पूछा है, क्योंकि हम अभी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ भी काम करते हैं तो वहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जो कि अपनी एक डुअल पर्सनालिटी के साथ जिंदगी जी रहे हैं जी। ऐसे में क्या होता है कि हम लोगों की पैदाइश होती है, भले ही शारीरिक रूप से हम पुरुष होते हैं लेकिन हमारा मन कहीं ना कहीं वो महिला का होता है जी। तो ऐसे में हम महिला की चीजें जो भी व्यक्ति देखता है वो उसको पसंद आती हैं, उसका श्रृंगार, उसका रहन सहन और उनकी लाइफस्टाइल, वो अकेलेपन में कई बार ऐसा करता है। बचपन में तो घर वाले डांट देते हैं, टोक देते हैं और उसकी वजह से वो उसको तुरंत बदलने को कहते हैं कि नहीं तुम लड़के की तरह से रहो, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस समय मन मारता है और अकेलेपन में वो फिर से वैसी ही चीजें करता है, वैसी हरकतें करता है जी। तो जब ये समाज में कभी बाहर आ जाता है और समाज के लोग जो इसको अपना नहीं पाते हैं, स्वीकारते नहीं हैं और उसके बाद वो शर्मिंदगी जैसे ऐसे बिहेव करते हैं, अपनी बेइज्जती कर देते हैं तो जब तक वो संभाल पाते हैं, जब वो नहीं संभाल पाते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि हम अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। बिल्कुल। तो हो सकता है इसके पीछे कई ऐसा भी कारण होते हैं, जब कभी कोई किसी को ब्लैकमेल करता है, डराता है, धमकाता है या कुंठित कर देता है, इतना लज्जित कर देता है कि उसको लगता है कि शायद ये लज्जा मेरे लिए, ये बदनामी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है और वो समाज में लोगों से नजरें नहीं मिला पाता है तब वो कहता है कि मैं इस चीज का तोड़ नहीं ले पा रहा हूँ तो मुझे अपना जीवन खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि वो उसको लगता है प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। बिल्कुल। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम सुलझाई जा सकती है, मनोवैज्ञानिक भी चलती है, इसमें सेशंस चलते हैं जिसकी वजह से वो वापस अपनी सोच को पा सकता है और एक संतुलित जीवन जी सकता है। बिल्कुल। और जहां हम ये कहते हैं सर कि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जो मेंटालिटी है वो बहुत पीछे है, बहुत पुरानी सोच वो रखते हैं और शायद ऐसे लोगों की वजह से ही लोगों में मतलब जो अवसाद है वो बढ़ता है, जो प्रेशर है वो बढ़ता है और फिर वो इस तरह के कदम उठाते हैं। जी, आप देखिए, आपने बात तो सही कही कि 21वीं सदी में है जी। लेकिन इस 21वीं सदी के बाद भी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क दो अलग चीजें होती हैं। जी। वो आज भी मस्तिष्क से जुड़ी कोई भी समस्या से जुड़ी हुई बात करने से शर्माते हैं, झिझक है जी। और सोच की बात है। तो इसीलिए आज देख लीजिए कि जो यहाँ पे हम मनुष्य को मानते हैं कि पुरुष और स्त्री एक बराबर हैं जी। और इनके बगैर प्रकृति नहीं चल सकती है, लेकिन आज भी हमें कहीं ना कहीं वुमेन इक्वलाइजेशन और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे उठाने पड़ रहे हैं। जी। तो ये हमारी उस सोच का ही परिणाम है जिस सोच को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो बेहतर होगा कि अगर हम जागरूकता के साथ काम करें और कभी कोई ऐसे छोटे छोटे मुद्दे आए जो कि हमारे जीवन को मुश्किल कर रहे हो तो वहां पर किसी पेशेवर से मदद लेकर के या अपने किसी बड़े परिवार वाले से मदद लेकर के उन समस्या निकल करके आसान जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई ट्रांसजेंडर होता है तो ऐसे में कई बार लोग ये सोचते हैं कि शायद एक बीमारी से कह सकते हैं या फिर अपने आप से अलग उन्हें देखते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, किस तरह से लोगों को अवेयर किया जा सकता है इस चीज़ को लेकर कि भाई वो भी इस दुनिया का, इस समाज का एक हिस्सा है, वो हमसे अलग नहीं है?
ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमारी मानसिकता है हम इंसानों की कि हमारे समाज में जब भी कोई थोड़ा सा अलग दिखता है जी। तो हम उसे इतनी जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते जी। और यही हाल कुछ हमारे यहाँ विकलांगता का भी है। अगर आप देखेंगे कि कोई हमारे यहाँ जन्मजात विकलांग आ जाता है हमारे किसी परिवार में जी। तो हम उसे तुरंत स्वीकार नहीं करते, कहीं ना कहीं शर्मिंदगी के कारण और ये कहीं ना कहीं परेशानी के कारण, जबकि उसको भी सामान्य जीवन जीने का पूरा अधिकार है। और तो मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे कभी जन्मजात ऐसे पैदा होते हैं और जब पेरेंट्स को पता चलता है जी। तो अक्सर उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं जी। उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैं आपके थ्रू सबसे ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब कभी किसी के परिवार में ऐसा कोई मुद्दा आ जाए, ऐसा मामला आ जाए, तो सबसे पहले तो उसको स्वीकार लीजिए और उसके बाद अब उसकी रिकवरी पे काम करेंगे और सकारात्मक रूप से अगर काम करेंगे तो यकीनन हम बच्चे को वैसा प्रोग्राम कर सकते हैं जैसा हम बाकी चीजों के साथ अपने परिवार के धर्म के साथ अपने घर की परंपरा के साथ प्रोग्राम करते हैं, बच्चे भी वैसे प्रोग्राम हो जाएंगे जी। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी और वो इस तरह की कुरीतियों से या उस तरह की परेशानियों से बाहर आ सकेंगे। सबसे पहला काम उसमें सकारात्मक रूप से अपनाना होता है जी। जी बिल्कुल सर। और यहाँ पर सर मेरा एक और सवाल है आपसे, जो लिंग डिस्फोरिया होता है वो क्या होता है और ये जो ट्रांस लोग जो होते हैं उनको किस तरह से प्रभावित करता है, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? जी, आमतौर पे ये मान के चलिए कि जब भी कभी हम शारीरिक रूप से जिस रूप में पैदा होते हैं और हमें दूसरे लिंग के लिए अगर हमारा ज्यादा मन करता है, हमारी चीजें करती हैं, तो वो हमारे शरीर की संरचना और हमारे स्वभाव से विपरीत हो जाता है जी। तो इसमें सिंपल सी बात ये होती है कि हम दूसरे लिंग के चीजें को लेकर के, उनके कामों को लेकर के, उनकी जुड़ी हुई चीजों को लेकर इंटरेस्टेड होने लगते हैं और ये जब कोई हम पे दबाएगा नहीं या हमें ठीक से समझाएगा नहीं या हमें ठीक से गाइड नहीं करेगा तो ये कई बार हम पे बहुत हैवी हो जाता है। बिल्कुल। तो आप देखिए कुछ लड़के ऐसे हो जाते हैं जो आजीवन फिर वो लड़कियों जैसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं, उनके जैसे इंटरेस्ट रखना शुरू कर देते हैं और इसी तरह से कुछ लड़कियां होती हैं जिनमें मैस्कुलिन कैरेक्टर बढ़ जाता है और वो खुद को ही एक पुरुष की तरह से व्यतीत करना शुरू कर देती हैं, जैसे उनको इनकी स्ट्रेंथ हो जाती है, बढ़ जाती है, वो स्ट्रांग हो जाती हैं, लड़कों की तरह से ही वो बेझिझक होकर के कुछ ज्यादा बिहेव करने लग जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये कह लीजिए कि वो पुरुष और महिलापन अपना स्वभाव छोड़ करके दूसरे स्वभाव को अपने ऊपर हासिल कर लेता है। और आपके थ्रू मैं ये भी बताना चाहूंगा कि लेटेस्ट रिसर्च का सर्वे है कि जो XY क्रोमोसोम होता है जो कि पुरुषों को अलग करता है और जो XX क्रोमोसोम होता है जो कि महिलाओं में सिर्फ होता है, अब कहीं ना कहीं वो क्रोमोसोम में इम्बैलेंस हो रहा है हमारी मानव जाति में और वो Y क्रोमोसोम बहुत तेजी से घट रहा है। तो कई बार ऐसा हो रहा है कि लड़के पैदा तो जरूर हो रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं XX क्रोमोसोम से ज्यादा वो प्रभावित है, यानी उनके अंदर इस तरह की शारीरिक क्षमताएं नहीं है जो पुरुषों में होती हैं या मानसिक रूप में वो कहीं ना कहीं विपरीत लिंग यानी महिला का कैरेक्टर ज्यादा बिहेव करने लगते हैं और शरीर भले ही उनका पुरुष का होता है। सर यहाँ पर आपकी बात से मुझे याद आ रहा है कि आजकल अगर सोशल मीडिया पर देखें तो इस तरह की वीडियोस चल रही हैं, लोग भले उसको फन में ले रहे हैं, वो लोग फन में लेते हैं जिनको शायद रियलिटी पता नहीं होती है कि आजकल एक वीडियो चल रहा है कि 2004 में जो लड़कियां हैं वो जिम जा रही हैं, थोड़ा स्ट्रांग हो रही हैं और जो मेल्स हैं वो जो लड़कियों का गेटअप है उसकी ओर जा रहे हैं। तो शायद ये रीज़न है और इसी वजह से इस तरह के लोग हमें देखने को मिलते हैं और इस तरह से वो बिहेव करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देख रहे हैं आप छोटे छोटे कुछ ऐसे शौक ऐसे हैं जो अक्सर सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीजें सिर्फ हमारी सोच को ही इम्पैक्ट नहीं कर रही हैं, ये हमारी प्रजनन क्षमता को भी हैम्पर कर रही है क्योंकि हमारी शारीरिक कमियां हो रही हैं। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो आजकल लोगों में निसंतानता जैसे बहुत सारे गुण आ गए, बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं कि नेचुरल डिलीवरी होना बहुत मुश्किल पड़ रहा है और मैक्सिमम लोग IVF या दूसरे कृत्रिम गर्भाधान जैसे मौकों के लिए तलाश कर रहे हैं और वहां पर जा रहे हैं क्योंकि ये जेनेटिक हमारे लिए प्रॉब्लम हो रहा है और इस जेनेटिक इम्बैलेंस की वजह से हमारा जीवन, हमारी लाइफस्टाइल और हमारी इवन आने वाली पीढ़ियां भी कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट हो रही हैं। जी सर। इसी वजह से हमारे पास आज की तारीख में सेहत बहुत खराब हो रही है, बहुत जल्दी हम बीमार हो रहे हैं क्योंकि हमारे जेनेटिक्स अब उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जो हमारी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग कर पाए, जिसकी वजह से हम बाहर के
रोग, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब चीजों का सामना कर पाए। इसलिए आज की तारीख में छोटे छोटे बच्चों को भी आप देख रहे होंगे अस्थमा या बहुत सारे डायबिटीज जैसी बीमारियां बचपने में लगना शुरू हो गई हैं। और उसका कारण सिर्फ शुगर नहीं है, उसका कारण और भी लाइफस्टाइल। इसलिए इन बीमारियों को आजकल लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है। और ये इश्यू हमारे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी सोच अत्तर हो रही है, हमारा थॉट प्रोसेस बदल रहा है, तो हमारी बॉडी केमिस्ट्री भी बदल रही है। क्योंकि हमारी न्यूरोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। हम जिस तरह का अपना थॉट प्रोसेस बनाएंगे वैसी बॉडी हमारी एब्जॉर्ब करती है और उसी तरह की हीलिंग कैटेगरीज हमारी बॉडी में बढ़ जाती हैं। सर, यहाँ पे एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि कई बार जो ये आप बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर, तो उन लोगों पर सोसाइटी का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि या फिर सोसाइटी वाले या फैमिली वाले उनको फोर्स करते हैं सर्जरी कराने के लिए, या फिर इस प्रेशर से वो सर्जरी कराते हैं कि उनकी छवि थोड़ा समाज में अच्छी बनी रहे। तो ये कितना सही है? क्या सर्जरी कराना ज़रूरी है? हाँ, देखिए, सर्जरी कराना बहुत सारे ट्रांसजेंडर इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो एटलीस्ट अब मेल और फीमेल के बीच में डिसबैलेंस ना हो, वो कंप्लीटली फीमेल बन सके। तो इसलिए वो एक रूप जीवन लेने के लिए ऐसे सर्जरी करा लेते हैं ताकि अब उनके नाम के आगे महिला आ जाए। क्योंकि अब हमारे गवर्नमेंट से भी कुछ ऐसे प्रोसीजर आ गए हैं जहाँ पर उनको महिला कैटेगरी में चुना जाता है, उनके सर्टिफिकेट भी ऐसे बन जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हो जाते हैं ताकि वो बाकी की लाइफ थोड़ा आसानी से जी सके और एक रूप होकर के जी सके। हाँ, अभी भी हमारे समाज में ये स्वीकार्यता नहीं है, कई जगह परेशानियां होती हैं डॉक्यूमेंटेशन में और सरकारी सिस्टम में भी कई जगह ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जहां पर उनके लिए परेशानी होती। क्योंकि कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जो कि शायद अपने लिए बुटीक खोल रखा है उन्होंने, वो काम कर रहे हैं, कुछ लाइब्रेरियन का काम कर रहे हैं, कुछ अच्छी अच्छी जगह पे नौकरियां भी कर रहे हैं प्राइवेट फर्म्स में। लेकिन जब वो अपना काम करना चाहते हैं, कुछ कैपेसिटी बिल्ड करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जहां पर उनमें वो अटक जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में। और कुछ ऐसी चीजें नहीं हो पाती जहां पर वो आम लोगों के साथ जुड़ सके। और हमारे सामाजिक धारणा ऐसे है कि अगर वो एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, होटल खोल लेते हैं, तो हम आम जनता कई बार इस तरह की लोगों से सुविधाएं या सर्विसेज लेने में थोड़ा सा कतराते हैं। तो उनको आगे बिजनेस चलाना भी मुश्किल पड़ता है। सर, यहाँ पर मेरा एक सवाल ये भी है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होते हैं तो उनका जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, उन समस्याओं से निपटने के लिए उनको क्या क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए, क्या क्या काम करने चाहिए जिससे कि उनको थोड़ा सा वो हील कर पाए, समझ सकें, अवेयर हो सके इन चीज़ों को लेकर? जी, मैं आपके माध्यम से पहले तो सल्यूट करना चाहूंगा उन सारे ट्रांसजेंडर लोगों को कि आप जिनको ये मान सकें कि अगर वो 17-18 साल की उम्र के ऊपर आ चुके हैं तो क्योंकि ये उम्र अब तक उन्होंने ऐसी चीजें फेस करी हैं जो शायद हम लोग पूरे जीवन भर भी फेस नहीं कर सकते हैं। तो वो फेस करते करते अपने आप को इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत बना लेते हैं कि शायद फिर कोई आने वाली इतनी परेशानियां उनको ज्यादा ढा नहीं पाती हैं और वो अपने करियर को लेकर के, अपनी बाकी लाइफ को लेकर के ढालना शुरू कर देते हैं। और वो जब आगे बढ़ने लगते हैं तो यकीनन कोई ना कोई साथ दे या ना दे, लेकिन वो अपने लिए रास्ता बनाने लगते हैं। और ऐसे में इस कम्युनिटी में इतना अच्छा एकता है कि वो एक दूसरे के सपोर्ट में जरूर आगे आते हैं, उनको बढ़ाते हैं आगे। और इसी से बढ़ करके आज कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर लोग हैं जिन्होंने एग्जाम्पल सेट करे हैं अच्छे प्रोफेशनल के रूप में। वो टीचर भी बने हैं, वो एजुकेशनिस्ट भी हैं और वो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं और साथ साथ दूसरे ट्रांसजेंडर को भी वो वहाँ पर अपना रोजगार दे रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज आपसे पता चली है और कुछ बातें ऐसी रह गई हों जो शायद मैं आपसे ना पूछ पाई हूँ, और आपके पास कुछ हो खास जानकारी या कोई मैसेज आप हमारे श्रोताओं को देना चाहें? जरूर, मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप जुड़ गए हैं तो इतना ज्यादा मत इन्वॉल्व हो जाइए कि आप अपनी व्यक्तिगत लाइफ कहीं ना कहीं हैम्पर करें। और प्रोफेशनल लाइफ में जैसे जुड़ जाते हैं उसके बाद आप अपने फैशन, अपने शरीर, अपने कॉस्मेटिक्स, अपने एक्सेसरीज का ध्यान देते हैं, उसी तरह से छोटी छोटी चीजें लेकर के आप अपनी मेंटल हेल्थ का जरूर ध्यान दें। क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर ठीक है तो आपका वर्क प्लेस भी अच्छा होगा, आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा और आप अपने करियर में बहुत आगे एक्सेल कर पाएंगे। आपके परफॉर्मेंस, आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका वर्क एरिया, वर्क एनवायरनमेंट, ये सारा डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे। तो आप अपना माइंडसेट जितना सकारात्मक रख पाएंगे, जितना पॉजिटिव और हेल्दी रख पाएंगे, आपका वर्क एरिया उतना अच्छा रहेगा। तो नो डाउट जब भी कभी आप लोगों को ऐसी कोई दिक्कत आया करे, परेशानी आया करे, तो सबसे पहले उसको अलर्ट होकर के एड्रेस करिए और अपना माइंडसेट अच्छा हेल्दी रखिए ताकि आपका वर्क प्रेशर
कम हो और आपका वर्क एनवायरनमेंट आपके और आपके साथियों के लिए सबके लिए एक बहुत हेल्दी और अच्छा एनवायरनमेंट बन सके और प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी हो सके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। और उम्मीद है कि बहुत जल्द किसी नए टॉपिक पर हम बात करेंगे और तब भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी तरफ से आपके सारे ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं मुझे सुनने के लिए। आप सब लोग कृपया खुश रहें और बहुत स्वस्थ रहें। धन्यवाद सर। जी।